नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं बखबर में, जो आपको ये बताएगा कि आप कितने बेखबर हैं। दरअसल उसकी वजह यह कि कल तक देश में आप पार्टी थी, आज बाप पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी के बाद जिस पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका अगर हम शॉर्ट नेम की बात करें, संक्षेप में, तो वो बाप पार्टी है। नाम है उसका भारत आदिवासी पार्टी। ये मसला सिर्फ इसका नहीं कि आदिवासी पार्टी क्यों बन गई। आज इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी पार्टी देश के 4 राज्यों में अपने अपने प्रभाव के इलाके को इकट्ठा करके एक भील प्रदेश की बात कर रही है। और भील प्रदेश का जब हम नाम सुनते हैं तो मुझ जैसे पत्रकार को उसमें सुनाई नहीं देता है। मैं भील देश सुन पा रहा हूँ इसको। हो सकता है कि मेरा ये चिंतन का अतिरेक हो। ये वैसे ही है जैसे हम पश्चिमी सभ्यता को जब सुनते हैं और उसमें लिव इन की बात करते हैं तो एक भारतीय सामाजिक आदमी इसको लेकर चिंतित होता है कि लोग बिना शादी की कैसे एक साथ रह सकते हैं, कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, कैसे कोई बिन ब्याह पिता या माँ बन सकती है। वैसे ही आम आदमी पार्टी के बाद ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, इस पर हम इसलिए विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है। जाहिर है कि बहुत इसके जो संगठक हैं, जो उसके कार्यकर्ता लीडर हैं, वो लंबे समय से इस पर काम कर रहे होंगे और इन्हें कहाँ से सहयोग मिल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इनके पास इतना, मैं दिमाग तो नहीं कहूँगा, दिमाग तो हर भारतीय के पास होता है, लेकिन इन सब बातों की बातें कहाँ से आ रही कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं और हम भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। और उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। तर्क ये है कि जब गुजराती भाषी गुजराती प्रदेश बना सकते हैं, गुजरात प्रदेश बना सकते हैं, पंजाब के लोग पंजाब बना सकते हैं, तो फिर भील लोग भील प्रदेश क्यों नहीं बना सकते। ये बड़ा सरल सा जवाब है, इसको हर कोई स्वीकार कर सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह जब हम जानेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे आदिवासियों के नाम पे, भीलों के नाम पर देश को, समाज को एक तरह से बांटने की कोशिश हो रही है। मैं एक आखिरी वाक्य बोलूँगा कि कोई अगर सीधे कहेगा कि हम देश को बांटना चाहते हैं तो उसे कौन सुनेगा। लेकिन जब हम दाएं बाएं होकर बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। जैसे आज हम इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा शुरू करने के पहले हम जरूर सुनेंगे कि इस बारे में भील नेता क्या कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस पर जो चर्चा करेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ 2 हमारे विशेष मेहमान हैं। कानून के जानकार, उनमें शामिल युवा एडवोकेट जो देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे, ऐसे हमारे साथ प्रिंस गुप्ता जी बातचीत में शामिल होंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़े, मैं बार बार उनका परिचय कराता हूँ कि वो बैंकिंग सेक्टर के एक अच्छे अधिकारी रहे हैं, श्री उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे। और जियो पॉलिटिकल के जानकार रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर रहेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं जो भील प्रदेश के पैरोकार हैं वो क्या कह रहे हैं। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा हमारे राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है आदिवासी समाज की ओर से कि जो हमारे इंडिया में जो एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जो भी हमारा ट्राइबल एरिया है जहां हमारी 100% में पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमने राष्ट्रपति से महोदय से ये मांग की है कि हमारे एक आदिवासी अलग राज्य बनाया जाए ताकि हमारा आदिवासी के कल्चर और जो रीति रिवाज उनका संरक्षण भी हो और हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमें मिले। तो हमने सुना कि वो फंडामेंटल राइट्स की बात करें। देश में आदिवासियों के लिए एक अनुसूची है जिस पर 7वीं अनुसूची शायद उसको कहते हैं हम लोग, जिसमें आदिवासियों को अधिकार देने की बात होती है। और वो आदिवासी अपने जनजीवन जिस हिसाब से जीते हैं, जीवन शैली, उस हिसाब से वो काम करते हैं और वो रहना चाहते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडियो में प्रिंस गुप्ता जी हैं, उमाकांत मिश्र जी हैं और टेलीफोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जी। तो सबसे पहले प्रिंस, आपसे चर्चा की शुरुआत। क्या कानून और संविधान इस बात की इजाज़त देता, अनुमति देता है कि हम जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर राज्य बनाएं? और अगर ये है तो ये कितना पारंपरिक है, कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है देश के लिए? आपकी राय, और फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शुक्रिया राघवेंद्र जी। तो जैसा कि आपने बताया कि भीम स्टेट की डिमांड करी गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में काफ़ी साइलेंट है और शांत है। सिर्फ 2 ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं। और इसमें सारी पावर उन्हें पार्लियामेंट को दी हुई है। इसमें इवन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कोई पावर नहीं है। और जैसे कि हम हिस्टोरिकली देखें, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, तो उसमें आज़ादी के तुरंत बाद जब हमारा संविधान बन रहा था,
तो धर कमेटी बनी गई थी जिसने देखा था कि किस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा और रिफॉर्मुलेट करके नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे कि हमारा देश गवर्न होगा। हमारा देश एक फेडरल स्टेट है जिसमें एक यूनियन होती है जो सारे मसलों पे देखती है और सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन में देखती है, और एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो काफ़ी सारे जो लोकल इश्यूज़ हैं उस पर डील करती हैं। तो धार कमेटी बनाई, धार कमेटी से पूछा गया कि व्हाट वर योर रिकमेंडेशंस, तो उन्होंने काफ़ी क्लियर बोला था कि जो स्टेट का डिवीज़न है ये किसी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के हिसाब से नहीं हो सकता। इसका डिवीज़न जो होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए होना चाहिए। पर जैसे कि रिपोर्ट आई, काफ़ी सारा बवाल हुआ, इसको नहीं माना गया। तो उसके बाद एक और कमेटी बनी जिसको JVP कमेटी कहते हैं हम लोग, जिसमें सारे जो मेन लीडर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके पार्ट थे। उनने भी सेम चीज़ पे अपना सारे डिस्कशन, डिलिब्रेशंस किए और उनने भी यही बोला कि स्टेट्स का जो डिवीज़न है ये लैंग्वेज या किसी और चीज़ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं कि स्टेट्स को उस टाइम डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद 1953 में जैसे कि आंध्र प्रदेश को लेके काफ़ी डिमांड हुई और उनके एक मेन लीडर थे जो आमरण अनशन पे आ गए थे और काफ़ी उसको लेके बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ जिसके चलते पार्लियामेंट पे दबाव आया और सरकार ने पहला ऐसा स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश जो रिलीजन के अकॉर्डिंग बनाया गया। और फिर इसके आगे चलते हुए हमने देखा काफ़ी सारे स्टेट जैसे कि आप बता रहे थे अभी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, ये सारे लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए स्टेट्स हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया, बैकफुट में आ गया। बट स्टिल हम देखते हैं आज के टाइम पे, आज हमारे संविधान को लागे हुए 75 साल के आसपास हो गए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए जिस तरीके से स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर जैसे आज भील प्रदेश की बात हुई है, भारतीय आदिवासी पार्टी के सारे मेंबर्स ने बोला कि 4 स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ भील और आदिवासी मेजॉरिटी में हैं उनको लेके हम नया स्टेट बनाएं। तो इस तरीके से अगर होएगा तो कहीं ना कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होगी और वो चाहेंगे कि हम अपना नया स्टेट बनाएं। पर अगर इस तरीके से हुआ तो हमारे स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं रह जाएगी जिससे हम गवर्न होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को काफ़ी ज़्यादा इस पर डिलिब्रेशन करना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाना चाहिए और उसके बाद इस चीज़ को देखना चाहिए आगे। देखिए, दरअसल हम लोग जो देख समझ पा रहे हैं आम आदमी की भाषा में कि देश में 10 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है, एनडीए की, और वो बड़े ज़ोर शोर से उनका कोर इशू था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप देश में लागू करेंगे तो फिर आदिवासियों पर कैसे वो लागू होगा? हमें लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी जो इसके विरोधी है उनकी एक काट है। ये सब चीज़ें अचानक से नहीं आई हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी, मैं कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए उसको बांटा जाता है धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, इनके आधार पर। तो ये जो भील का मामला है ये ऐसे नहीं कि अचानक पैदा हो गया हो। हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें भील ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था और उसमें मुग़लों को हराने में बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कई मुस्लिम ऐसे सेनापति या बहादुर सैनिक हुए जो हिंदू राजाओं की सेनाओं में काम करते थे और उनके सेनापति के रूप में काम किया है। हम झांसी की रानी की बात करें तो उनके भी सेना में इस तरह के बहुत से लोग थे। तो इतिहास में जाए बगैर मैं सिर्फ वर्तमान की हम बात करें तो अगर भारत को तोड़ने वाले लोग, कनाडा की सरकार उनको संरक्षण देती है, चाहे जो वहाँ मारे गए जज्जर की बात करें खालिस्तानियों की, उसके पहले शायद जगजीत सिंह चौहान हुआ करते थे जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या करने का आदेश दिया था और बाद में वो हत्या हुई थी, वो भी कनाडा में उनका एक तरह से वो था उनका मुख्यालय। इसके बाद अभी जो बात हो रही है, पन्नू की बात हो रही है, जो अब कनाडा से अमेरिका के नागरिक बन गए हैं। तो भारत को तोड़ने के वाली जो ताकतें हैं उनको अमेरिका, कनाडा जैसे देश संरक्षण दे रहे हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि क्या अमेरिका को तोड़ने की बात करने वाला कोई आदमी भारत में रहकर ऐसी बात करेगा तो क्या अमेरिका उसको स्वीकार कर सकता है? क्या वो ये कहे कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की हत्या करना चाहता हूँ और वो भारत में वो क्या सुरक्षित रह सकता है? क्या अमेरिका उसको पसंद करेगा? ऐसे ही कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो जिस ढंग से चीज़ों को, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है भारतीय, मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। और जो भील प्रदेश की बात हो रही है इसकी भी जांच में कहीं ना कहीं तार आपको और हमको यहाँ वहाँ जुड़ते हुए दिखेंगे। ये मेरी एक कल्पना है, मेरा एक परसेप्शन है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन कोई भी संगठन को चलाने के पीछे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये जो बाप संगठन है, भारतीय आदिवासी पार्टी का जो संगठन है,
वो मध्य प्रदेश के हर ज़िले में है, देश के लगभग हर ज़िले में वो दस्तक दे रहा है। तो इसके पीछे फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसके पीछे दिमाग किसका है? आदिवासी हमारे भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, ये बात अगर वो करते हैं तो यहीं से चीज़ें खटकती हैं। मैं पॉलिटिक्स में बहुत दखल रखने वाले हमारे साथी रमेश सिंह जी से पूछूंगा। रमेश जी, आप ये जो भील प्रदेश की मांग हुई है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि इनके सांसद भी हैं, बांसवाड़ा राजस्थान से राजकुमार रोत सांसद हैं, मध्य प्रदेश से इस पार्टी के एक विधायक भी हैं कमलेश्वर डोडियार। तो ये ऐसा नहीं कि चीज़ें अभी थमने वाली हैं, ये आगे बढ़ेंगी और इसके बहुत सारे जैसे कहते हैं ना बाइफरकेशन होंगे। आपकी राय किस ढंग से सोचते हैं? राघवन जी, पश्चिम की खासतौर से अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ, और जो जहां पर ये जो डीप स्टेट काम करते हैं इनके, जिसमें सीआई और आप इसमें चाइना को भी शामिल कर लीजिए। अपने में वो तो ला रहा हूँ ना, चाइना अलग से अपने तरीके से जो वो अमेरिकी डीप स्टेट है उससे अलग काम करता है जी। तो ये जो डीप स्टेट है ये थर्ड वर्ल्ड की सरकारों को अस्थिर करने के लिए अपने धन का इस्तेमाल करते हैं और अपने जो एजेंसीज है उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा टारगेट तो उनके भारत रहता है, क्योंकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। भारत की वजनदारी तीसरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, और वो ना अमेरिका के पीछे लगता, ना चीन के पीछे लगता, ना रूस के पीछे लगता है। तो खासतौर से वो अमेरिका को बहुत बुरा लगता है और वो अमेरिका उस पर हमेशा दबाव बना के रखना चाहता है, और इसी वजह से वो डीप स्टेट को एक्टिव करता है। डीप स्टेट की कई शाखाएं होती, वो क्या करते हैं पैसे के द्वारा, जो जैसे भारत है तो भारत में विकास को कैसे रोका जाए, भारत में परमाणु रिएक्टर्स को लगने से कैसे रोका जाए, भारत के सॉफ्ट टारगेट कौन से हैं, और उन सॉफ्ट टारगेट में वो आदिवासियों को रखते हैं। आप देखिए कि ईसाई मशीनरियां आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा काम करती। छत्तीसगढ़ में जब आंदोलन होते थे आदिवासियों के, तो उन आदिवासियों में के आंदोलनकारियों में गैर आदिवासी प्रमुख भूमिका में होते थे। उनको पैसे कहाँ से मिलते थे ये सबको पता है, सरकारों को पता है। फोर्ड फाउंडेशन का एक ही काम था भारत में भारत विरोधी और भारत को तोड़ने वाली ताकतों को फंडिंग करना। मोदी सरकार ने आकर सबसे पहला काम यही किया था कि जितने भी ये फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन से जो फंडिंग प्राप्त करने वाले लोग थे उनको रोकना। तो जॉर्ज सोरस जो है पश्चिमी दुनिया का एक एलानिया जंग उसने छेड़ रखी भारत के विरुद्ध। वो तो खुल के कहता है कि मुझे हिंदुत्व को खत्म करना। तो भारत में आदिवासियों की जो मांगे हैं इनमें सबसे मुख्य भूमिका पश्चिम की डीप स्टेट की है, जॉर्ज सोरस की है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनकी फंडिंग हमारे यहाँ के राजनीतिक दल लेते हैं और उस फंडिंग को लेकर उनके एजेंडा को पूरा करते हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले, शायद कुछ साल पहले, ये बात ऑन रिकॉर्ड आई थी कि कांग्रेस ने चाइना से फंडिंग ली थी। चाइना अलग फंडिंग करता है, वो नॉर्थ ईस्ट में फंडिंग करता है। इसके बाद वो भारत में जो जितने भी अभी ये जो कुछ एक मीडिया संस्थान पर केस भी चले थे वो बंद भी हुए थे और उनने वो चाइना की फंडिंग ली थी, ये बात क्लियर हो गई थी, सिद्ध हो गई थी। तो चाइना की फंडिंग मीडिया भी ले रहा है हमारे यहाँ, जो वामपंथी मीडिया है। वामपंथी तो खुल के चाइना के गीत गाते हैं, वो चाइना से फंडिंग खुलेआम लेते हैं। कांग्रेस चाइना से फंडिंग ले रही है, कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से फंडिंग ले रही है। राहुल गांधी बार बार लंदन और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो वो बड़े गुप्त रूप से मीटिंग्स भी करते हैं। राजस्थान के एक विधायक अभी गए थे कुछ समय पहले, उनकी फोटोज भी आई थी। उन फोटोज में जो डीप स्टेट के लोगों के साथ उनकी फोटो थी। तो ये पैसे के चक्कर में, फंडिंग लेने के चक्कर में उनके जाने अनजाने एजेंडे में फंस जाते हैं। भील प्रदेश का जहां तक सवाल है तो 4 राज्यों के 49 जिलों को भील प्रदेश बनाने की मांग हो रही। राघवन जी, इतना आसान नहीं है कि ये लोग इतने इकट्ठे हो जाए और इनके पास पैसा कहाँ से आया। इनके पास पैसा फंडिंग के माध्यम से आता है और आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां बड़ी गहराई से काम कर रही है और वो उनका ब्रेनवॉश कर रही है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल आदिवासी इकट्ठे हों इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप नए प्रदेश की बात करते हो, उस नए प्रदेश के पीछे जो भावना होती है जब उसकी हम चीज़ों को देखते हैं तो वो चिंता पैदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
मैं ज़रूर इस बात को आपसे पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में। लेकिन उमाकांत जी, दरअसल क्या अमेरिका में बैठकर कोई अमेरिका को तोड़ने की बात करेगा तो क्या अमेरिका पसंद करेगा? मैं इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि क्या क्रिश्चियन देश में रहकर कोई क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की बात करेगा तो क्या वो वहाँ सुरक्षित रह सकता है? लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं को ख़त्म करने की बात की जाती है, हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात की जाती है और उस पर कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं करता, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हमारे यहाँ एक तरह से टॉलरेंस की चीज़ें सनातन धर्म में सिखाई जाती है कि आप चीज़ों को टॉलरेट करिए, क्योंकि ये तो मत है, विचार है, इसको सुनिए और इस पर विमर्श करिए। लेकिन मैं दूसरी बात और जोड़ूंगा इसमें, दुनिया में करीबन 57 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। क्या कोई ऐसा देश है बड़े दिल वाला जहां इस्लामिक देश में इस्लाम को ख़त्म करने की कोई बात करने वाला आदमी सुरक्षित रह सके? तो अगर जॉर्ज सोरोस या कांग्रेस में या कांग्रेस के साथी दल है, मैं इसलिए कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमको हिंदुत्व को ख़त्म करना है। हिंदू ठीक है, हिंदुत्व ख़त्म करना है, ये कहीं ना कहीं विदेश के जो जॉर्ज, मैं उनको सुरेश बोलता हूँ, उनकी बात है। क्या ये सब देश में चल सकता है? भील प्रदेश की मांग उसी का एक हिस्सा मुझको समझ में आती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके बारे में कोई साक्ष्य है तो प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो हम समझते हैं, जो हवा का रुख है, उसको देख के एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी बातें हैं। वो देश के हित की हो सकती है और देश के खिलाफ भी हो सकती है। आपकी राय? राघव जी, बहुत चिंता का विषय है ये। चिंता का विषय, हम जिस उम्र में अभी हैं, तो हमको पहले जब सुनते थे हम कि भारत बहुत वर्षों तक गुलाम रहा, तो हमको लगता है कि इतने जाबाज लोगों का देश, इतने विचारशील लोगों का देश, इतने बुद्धिमान लोगों का देश, ये गुलाम कैसे रहा होगा। लेकिन इधर कुछ 12-15 सालों में जो सोशल मीडिया कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, प्रिंट मीडिया कह लीजिए या जागरूकता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं, तो ये एक तस्वीर साफ होती जा रही है कि धीरे धीरे ये भारत गुलाम क्यों रहा होगा। देखिए क्या है, आज़ादी के बाद 30-35 सालों तक तो आज़ादी का हैंगओवर रहा इस देश को। हम आज़ाद हो गए, यही बात सोच करके हम खुश थे। तो तरक्की के नाम पर ऐसा बहुत कुछ हुआ हो ऐसा नहीं है, तरक्की चल रही थी। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि उन सालों में कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसे बड़े आयाम भारत नहीं छू रहा था। एक विकासशील देश की तरह अपने आप को कोशिश कर रहा था स्थापित करने की। इधर 20-22-25 सालों में और खासतौर से आखिरी के 15-17 सालों में भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है ना प्रगति की, जैसे 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर के आ गया, जैसे भारत में अपनी को आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रयास हुए, भारत खुद पर खड़े होने के जो प्रयास चल रहे हैं, ये सब बातें जो है ना, ये जाहिर सी बात है, प्रिंस भी ठीक कह रहे थे, रमेश जी भी ठीक कह रहे थे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। और इस समय तो खास तौर से अराजकता का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल से जनता नहीं, आप देखिए बहुत मजे की बात यह है कि आम आदमी इस माहौल से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन जो लोग आम आदमी को मैनिपुलेट करने की हैसियत रखते हैं, उनको छिन्न भिन्न करने की हैसियत रखते हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। और देश की प्रगति को रोकने के लिए ये एक बिल्कुल सोचा समझा तरीका है। देखिए अभी आदिवासी नेता कह रहे थे कि भील सभ्यता को संरक्षण मिले और फंडामेंटल राइट्स उनको मिले। मुझे लगता है कि कानून में इनका प्रावधान तो होगा। सभ्यता तो किसी भी वर्ग की छठी अनुसूची में इसका उल्लेख है और तो, उसी के मुझे लगता है कि तो ये कारण ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, कारण ये नहीं भी, ये तो दिखने वाले कारण है। हम उन कारणों की तरफ जाना चाहते हैं जो नजर नहीं आते लेकिन वो काम कर रहे हैं। दरअसल ये जो सारा मामला है प्रिंस, तुमने जो बताया कि वो किस तरह से संविधान और कानून और चीज़ें हैं, जो इस बात की आपने उन समितियों का जिक्र किया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी और बाकी लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उस रास्ते पर वो चल नहीं पाए और एक तरह से भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर भी राज्य बन गए। लेकिन अभी जो स्थिति है, पिछले 10-15 सालों की हम बात करें तो भारत दुनिया की आंखों में इसलिए किरकिरी बन रहा है, भील प्रदेश उसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि भारत की जो आक्रामक विदेश नीति है, भारत की जो आक्रामक रक्षा नीति है, भारत की आक्रामक जो आर्थिक नीति है, पहले भारत एक सॉफ्ट नेशन था, हिंदुस्तान को आप कुछ भी कहते चल जाता था। अब आप हिंदुस्तान को कुछ कहेंगे तो पलट के जवाब मिलेगा।
एक मैं सिर्फ एक चीज़ का उल्लेख करूंगा, विदेश मंत्री हमारे जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि पता नहीं नाटो देशों को या यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि जो उनकी समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है। जब रूस पर प्रतिबंध लगाए थे और कहा था कि भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए, और भारत ने कहा कि जो हमारे आर्थिक हित होंगे हम उस हिसाब से निर्णय करेंगे, और भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया जो अभी तक जारी है। तब उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ये बताती है कि वो अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि भारत की आक्रामक जो डिफेंस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, नाटो है, हमारा यूरोप है, चीन है, इसके लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। इसलिए ये भील प्रदेश की बात हो रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकवाद नए सिरे से हो रहा है, और देश के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको मदद कर रहे हैं। वो आगे पीछे जांच में ज़रूर निकल कर आएगा। जैसे पीएफआई का मसला निकल कर आया था कि पीएफआई ने जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग, इस तरह के आंदोलन के लिए उन्होंने फंडिंग की थी, और वो फंडिंग उनको विदेशों से हुई थी, और बाद में पीएफआई के संगठनों पर देश में पहली बार एक साथ शायद 200 स्थानों पर छापे मारे गए थे, और उसको फिर बैन किया गया। ये मुझे लगता है कि मोटी मोटी बात है। आपकी इसमें और राय जो आप सोचते हैं, युवा के नाते भी, कानून के जानकार के नाते भी। देखिए राघवेंद्र जी, जैसा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, राजनीतिक समझ आप लोगों में ज़्यादा है, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस मैं एक मिनट रुकूंगा। जो देश के कानून को जानते हैं या दुनिया के जो कानून को जानते हैं, वही लोग ज़्यादा समझ रखते हैं सामाजिक सरोकार की। आप देख लीजिए जितने अच्छे वकील रहे हैं वो उतने अच्छे नेता रहे हैं। महात्मा गांधी को देख लीजिए आप, वो बहुत अच्छे वकील थे। जिन्ना की बात कर लें, भले ही उन्होंने एक देश बनाया, लेकिन जिन्ना भी बहुत अच्छे वकील थे। वर्तमान में जो दिवंगत नेता अरुण जेटली हुए वो बहुत अच्छे वकील थे, कपिल सिब्बल। तो आप उसको कानून के बारे में अपने आप को हल्के से मत लीजिए कि आप सिर्फ कानून के जानकार हैं। आपका दखल समाज पर भी उतनी होगा जितना आप कानून में रखते हैं। जी जी, तो देखिए मुझे जो लगता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की जो बात करते हैं, वहाँ पे स्टेट्स की अपनी एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो स्टेट की कोई बॉर्डर को अल्टर कर दे। बट इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो ये हैं कि स्टेट्स को अल्टर करके चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में पहले ऐसा ना हुआ हो। हमने देखा कि बिहार से निकल के झारखंड एक नया राज्य बना 2000 में, छत्तीसगढ़ निकल के एक नया राज्य बना, उत्तराखंड बना, और ऐसे काफ़ी सारे राज्य बने। बट फ़िलहाल जो प्रोविज़न है, फ़िलहाल जो इशू है यहाँ पे, वो ये है कि क्या अलग अलग स्टेट्स बना के नए डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे बात की जा सकती है? क्या नए डेवलपमेंटल के जो अप्रोचेज़ हैं वो बढ़िया हैं कि नहीं है अब तक के जो? उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो भील प्रदेश की बात हो रही है, इसके पीछे आखिर क्या है? मुझे ये तो राज्य तो बनेंगे ना। मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा टूटकर छत्तीसगढ़ बना, आपने झारखंड का जिक्र किया, बिहार टूटकर बना, पंजाब से हरियाणा बना। वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि देश के भीतर अस्थिरता कैसे पी जाए, असंतोष कैसे किया जाए, समाज में टकराव कैसे किया जाए, डिवाइड कैसे किया जाए। देखिए इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर कोई भी एक कम्युनिटी ग्रैस्प करना चाहे तो उसके लिए भी इसकी डिमांड कर सकती है। सेकंड, जैसे कि अपन ने देखा, भीम नेता बात कर रहे थे कि हमें फंडामेंटल राइट्स को हमारे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को उनकी प्रोटेक्शन वैसे भी मिलती है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में सब पे लागू होते हैं। अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं उसे इन्फोर्स कराने के लिए। तो मुझे लगता है ये उतना बड़ा कारण नहीं है। पर अगर हाँ उनका और कोई मकसद है, देश की इंटेग्रिटी और यूनिटी पे खतरा आए अगर ऐसा कुछ, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्टेशन के बाद फैसला लेना चाहिए। पर मुझे लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को हमने देखा, झारखंड को हमने देखा, वो उतना ज़्यादा डेवलप कर नहीं पाए स्टेट्स नए नए बनने के बावजूद। तो इस तरीके से अगर नया स्टेट फिर से ट्राइबल मेजोरिटी को देख के बनाया जाए तो मुझे लगता नहीं है इतना कुछ खास असर पड़ने वाला है डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट मेनली आपकी पॉलिसीज और आपकी ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलप करेगा। एतराज नहीं है, हम उसकी भावनाओं की बात कर रहे हैं। आदिवासी भी ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी चीफ मिनिस्टर उसी वर्ग का आता है, झारखंड में भी उसी वर्ग के सीएम आते हैं। हम जो बात करना चाह रहे थे वो ये कि इसके पीछे क्या विचार है, क्या कॉन्स्पिरेसी और क्या दिक्कतें आने वाली है। रमेश जी, आपकी राय? समय खत्म हो जा रहा है, बहुत संक्षेप में। इसकी जड़ है, हमने एक म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसके बाद नंबर 2 में हमने पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और नंबर 3 में हमने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। किसी भी देश की रणनीतिक या सैन्य ताकत का जब एक्सपोजर होता है तो उससे उस देश की कूटनीतिक ताकत बढ़ती है। यानी टेबल पे जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी बात रखता है तो उसकी बात को सुना जाता है और
सामने वाला उसकी बात मानने के लिए मजबूर होता है, वो कूटनीतिक दृष्टि से ताकतवर होता है। जब कूटनीतिक ताकतवर हो जाता है तो उसका जियो पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप बढ़ जाता है और उसकी जियो पॉलिटिक्स में इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी ताकत बढ़ती है। और जब हमने ये सब कर लिया तो हमारी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में जो ताकत बढ़ी, खासतौर से फॉरेन पॉलिसी की और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमने एक ऑटोनॉमी बहुत पहले से बना कर रखी है, तो उससे चीन को भी खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है और पश्चिमी यूरोप के देशों को भी खतरा है। बिल्कुल। वो खतरा जब उनको बढ़ाता है तो उसका ये कि हम अगर कहीं करेंगे हस्तक्षेप तो यही करेंगे कि किसी भी देश के अंतर विरोधों को बढ़ाकर उनको खाद पानी देकर और उस देश को अस्थिर किया जाए, ताकि उसकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो कमजोर हो जाए और इंटरनल जो फ्रैक्शंस है उनमें उलझ जाए। बिल्कुल रमेश जी, समय कम है, बाकी आपने चीज़ों को बहुत इसमें स्पष्ट कर दिया है। उमाकांत जी, आपकी राय की ये जो मामला है कहीं ना कहीं हम सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब भी असंतोष की बात होती है, खालिस्तान की बात होती है, दोबारा से जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से आतंकवाद आ रहा है और इसी दरमियान ये भील प्रदेश की बात होती है, तो इन सबको जब आप जोड़कर देखेंगे तो फिर आपको एक नया सीन नजर आएगा जो चिंता पैदा करेगा। आज नहीं तो कल इस पर लोग सोचेंगे और ये चीज़ें अभी कम लगती हैं, कल के दिन ये समस्या बन सकती है। ये हमारा कुल मिलाकर कहना। आपकी बहुत संक्षेप में राय। मेरी राय ये है राघवेंद्र जी की देश की प्रगति के लिए एक चिंता का नया कारण पैदा हो रहा है। बहुत जल्दी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वो लोग जो इस तरह की मांग कर रहे हैं उनके पीछे की भावना को समझना चाहिए और आवश्यक होने पर जो जरूरी कार्रवाई है जो देश के प्रगति में बाधक बनती है उसको उसी जगह पर खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी, हम कह सकते हैं कि आपके बाद अब देश का सामना एक बाप से भी होगा और सरकार तो अपनी जगह है, समाज और लोग उसका अपना रास्ता तय करेंगे। अगर ये गंभीर है, देश के हित में है, तो लोग इनको हाथों हाथ लेंगे। हमारा भी इसको समर्थन है। और अगर देश के खिलाफ है, समाज को बांटने वाला है, धर्म के बीच में दरार पैदा करने वाला है, तो फिर इसके लिए समाज और लोग इसके भविष्य के बारे में तय करेंगे कि आगे ये कहाँ जाएगा। लेकिन अभी तो इसके पीछे के जो तार लगते हैं, अगर इनके कनेक्शन बाहर से हुए तो ये निश्चित रूप से मुश्किल और चिंताजनक बात है। तीनों मेहमानों को मैं साधुवाद करता हूँ। प्रिंस गुप्ता का धन्यवाद, उमाकांत जी आपका साधुवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर बाद इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।